प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इनवर्टिब्रेट्स के लिए पाई चार्ट याद कराया था, समझाया भी था। आज की क्लास में मैं आपको वर्टिब्रेट समझाऊंगी, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। अभी आपको एक नॉर्मल सा क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो 5 वर्टिब्रेट्स है उनकी रिगार्डिंग यहाँ पे सिर्फ आपको एक पाई चार्ट नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ तक नहीं है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर जिसको आप करना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज ये है, इस एक्सप्लेनेशन को जब हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो छोटी क्लासेस से आज तक जो आपने सीखा है वो ये सीखा है कि जब हम लोग वर्टिब्रेट्स को देखते हैं, किसको देखते हैं, वर्टिब्रेट्स को, ठीक है। तो ये जो वर्टिब्रेट्स हैं आपके पास, दैट इज फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। ये तो याद है आपको बहुत अच्छे से। टोटल है 1 2 3 4 5 वर्टिब्रेट्स है जिसके नेम भी ऑलमोस्ट बच्चों को याद होते ही हैं। दैट इज 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। बनाना काफी आसान है इसको। फर्स्ट वाला भी इजी था, ये भी इजी है। समझने के बाद तो सारी चीजें आसान ही होती हैं, ठीक है। नेम लिख लेते हैं हम लोग इसके। फिशेस, एम्फीबियंस, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और एप्स एंड मैमल्स एंड मैमल्स। तो ये वर्टिब्रेट्स हैं, इसको हमें करना क्या है, एक पाई चार्ट में ये अरेंज करके शो करना है कि इन पांचों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बायोस्फीयर में कैसा है, कितना परसेंट जो है ये अपने आप को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यही आपको सीखना है, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं। जैसे अब अगर हम इस पाई चार्ट को देखें, ये जो पाई चार्ट है आपके पास, मैं आपको ये वर्टिब्रेट्स का जो है इसकी बात में कर रही हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये निकलता है कि मेंशन द नेम ऑफ द मोस्ट अबंडेंट वर्टिब्रेट ऑन अर्थ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिशेस हो जाएगा। आपको दिख रहा है कि एक सर्कल को अगर हम 50-50 बीच में से ऐसे हाफ करके कट कर दें, ठीक है, तो आपको पता है कि इधर भी 50% है और इधर भी 50% है। तो जो वर्टिब्रेट्स का नंबर यहाँ 5 है, उन 5 के अंदर भी सिर्फ एक फिशेज ने लमसम 50% एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे मोस्ट अबंडेंट हो गए, ठीक है। अब जब आप इसको और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लमसम आपको क्या दिखता है कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये बर्ड्स है और रेप्टाइल्स जो है, तो इसमें से थोड़ा सा अगर हम 19-20 की बात करें, अगर कोई आपसे पूछता है कि कौन इसमें से ज्यादा है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स में से ज्यादा कौन है, तो सबसे ज्यादा कौन थे, फिशेज थे। ध्यान से सीखते जाइएगा जो मैं आपको सिखा रही हूँ। सबसे ज्यादा कौन है, फिशेज है, ठीक है। इससे कम कौन है, तो आपको थोड़ा सा स्लाइट यहाँ पे ज्यादा कौन दिख रहा है, बर्ड्स दिख रहा है। तो बर्ड्स की पॉपुलेशन इनसे थोड़ी कम है, ठीक है। उसके बाद कौन है, रेप्टाइल्स हैं। देन कौन है, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स के बाद यहाँ पे कौन है, एम्फीबियंस है, दैट इज एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस के बाद कौन है यहाँ पे, मैमल्स है। एम्फीबियंस के बाद कौन है यहाँ पे, मैमल्स है, ठीक है। तो अगर ऐसे सीरीज की बात करी जाए, दोनों को ध्यान से आपको समझना है। मैंने बोला कि जब आपको सीरीज लिखनी है, ये क्या है, व्हाट इज दिस सीरीज ऑफ इवोल्यूशन, ये क्या है, ये सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। दोनों में बहुत ध्यान से फर्क समझना है, जो मैं बता रही हूँ आपको डिफरेंस दोनों में बहुत ध्यान से समझना है। अभी अभी मैंने आपको ये सीरीज बताई, यही आपने लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये जो सीरीज मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये क्या है, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन है। यहाँ मैं लिख देती हूँ क्योंकि आपको याद आएगा, आप बोलेंगे मेरे से, आपने तो मैम बोला था 11th क्लास में कि सीरीज को डिस्टर्ब नहीं करना, इसको इसी तरीके से लिखना है। ये हो गया यहाँ पे सीरीज ऑफ इवोल्यूशन। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, सीरीज ऑफ
इवोल्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी अभी जो अरेंजमेंट मैंने आपको दिखाया इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग, वो तो टोटली डिफरेंट है। वो कैसे है वो देखिए, उसको मैं सिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे लिखना है, उसमें आपको ये बात मेंशन करनी है कि जो हम फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स को देख रहे हैं, ठीक है, उन पांचों में से अगर हम एक बॉक्स बना लेते हैं ऐसे इस तरीके से, तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, देखिए, अरेंजमेंट ऑफ, अरे इसके बेसिस पे पाई चार्ट बनेगा। पाई चार्ट इसके बेसिस पे नहीं बनता, इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वर्टिब्रेट्स का जो पाई चार्ट है उसको देख के आप कौन सी सीरीज निकाल सकते हैं, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन वहां से आप निकाल सकते हैं, पिक आउट कर सकते हैं, या फिर आप उसमें से उनका जो नंबर कौन कितना ज्यादा है कौन कितना कम है, इस सीरीज को आप वहां पे निकाल सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, arrangement of vertebrates on the basis of, on the basis of their distribution, कितने हैं, कहाँ है, कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके बेसिस पे हम लोग जब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं तब यहाँ पे ये स्टोरी बदल जाएगी। अब देखिए कैसे नंबर होगा यहाँ पे। अब इस नंबर को हम लोग ऐसे लिखेंगे, फिशेज तो यहाँ फर्स्ट था, ये तो इत्तेफाक है, यहाँ भी क्या होगा, ये नंबर 1 पे फिशेज ही हुआ। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फिशेज। लेकिन अब नंबर 2 पे जैसे यहाँ पे एम्फीबियंस है, तो फिर वापस हम लोग एम्फीबियंस नहीं लिखेंगे यहाँ पे। देन क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, बर्ड्स हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। देन है आपके पास रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। देन फोर्थ नंबर पे हो जाएगा आपके पास एम्फीबियंस, एंड देन फिफ्थ नंबर पे आपके पास हो जाएगा मैमल्स, फिफ्थ नंबर पे मैमल्स, ठीक है, ये हो गया। और हम लोग एक काम और कर सकते हैं, बीच में ये लेस देन का सिंबल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे फिशेस से कम कौन है, बर्ड्स हैं, बर्ड्स से लेस कौन है, रेप्टाइल्स हैं, देन एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से कम यहाँ पे मैमल्स। तो ये दोनों सीरीज टोटली डिफरेंट है ना। तो मोस्ट अबंडेंट वर्टिब्रेट फिशेस, लीस्ट कौन है इसमें से, मैमल्स है, ठीक है। अब अगर हम सीरीज ऑफ इवोल्यूशन को देखें तो किसका इवोल्यूशन सबसे बाद में हुआ था, मैमल्स का, ठीक है। एम्फीबियंस के बाद और बर्ड्स के पहले किसका इवोल्यूशन हुआ, रेप्टाइल्स का। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, कौन सा ऐसा वर्टिब्रेट है जिसका नंबर बर्ड से कम है और एम्फीबियंस से ज्यादा है। और आपको ऑप्शन में चारों लिखा रहेगा, फिशेस भी होगा, बर्ड्स भी होगा, इस तरीके से करके कंफ्यूज करने के लिए। तो पाई चार्ट बनाने के पहले जब आप यही सीरीज याद कर लेंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा, उसको बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आप इस पाई चार्ट को देखेंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा और आपको मेरी बात भी समझ आएगी कि हमें इसको बनाना कैसे है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जो आप ग्लोबल डाइवर्सिटी वर्टिब्रेट्स का शो कर रहे हैं, तो वर्टिब्रेट्स को बनाने के लिए करते क्या है हम लोग, तो देखिए ये पाई चार्ट, ये जो है वर्टिब्रेट्स का, इसको मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, बहुत आसान है ये, ठीक है। हाँ एक चीज और है, एक छोटी सी चीज मैं बताना भूल गई आपको, मतलब इस याद करने की सीरीज में एक चीज ये है कि ये जो डायरेक्शन है जो ऐसे घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, ये उल्टा चल रहा है ऐसे। और अगर हम इसको इधर घुमाते तो ये क्या हो जाता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है। तो एग्जाम में आप इसको फिल करने के लिए, क्योंकि आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो होगा क्या, यहाँ पे डैश 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 ऐसे ऐसे करके फिल इन द ब्लैंक करने को दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है यहाँ पे कि ये जो सीरीज हम यहाँ पे फिल करेंगे उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पे इसको हम अरेंज करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी फिशेस के बाद देखिए सीरीज वही है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स,
सीरीज आपको इवोल्यूशन की बिठानी है, दोनों आपको याद रखना है। सीरीज आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसे फिट करके बिठाया है, आपने यहाँ पे सीरीज ऑफ इवोल्यूशन लिखा है, लेकिन दूसरी बात, इसमें कौन कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है इसको आपने कैसे लिखा है, जो मैंने आपको दूसरा सीरीज जो याद कराया यहाँ पे उसके बेसिस पे आपने लिखा है। तो दोनों की इंपॉर्टेंस है इसको अरेंज करने के लिए। अब मैं आपको देखिए इसको बना के बताती हूँ, है ना। ये देख तो लिया आपने और समझ भी लिया। अब इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। सर्कल को बनाने के बाद वर्टिब्रेट्स के लिए हम लोग शो कर रहे हैं, बना रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देन वर्टिब्रेट्स को ड्रॉ करने के बाद इसको हाफ कर लेना है। यहाँ से लमसम लग रहा है हाफ जैसा, मैंने क्या किया यहाँ पे इसको हाफ कर दिया, ठीक है। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि इधर का फर्स्ट हाफ जो है वो आपको फिशेस को देना है, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट जैसा दिख रहा है, लगे हाथ एक एरो लिया, ये तो उसी से करके चलिए। एक जो स्ट्रेट लाइन, एक आप मिड में लाइन डालिए, सेकंड वाले हाफ को आपने 50-50 कर दिया। क्लियर है बिल्कुल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सेकंड वाले हाफ को आपको क्या करना है, 50-50 कर देना, लमसम, है ना। लमसम आपने क्या किया है, पहले इसको यहाँ पे ऐसे करके कट कर दिया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको बर्ड्स को थोड़ा सा परसेंटेज रेप्टाइल से ज्यादा देना है, ठीक है। मैमल्स तो खैर लीस्ट है ही है। तो दूसरा वाला जो मैंने आपको डेटा और सीरीज याद कराई है उसको यहाँ पे फिल करने में बहुत ज्यादा ध्यान देना है और उसका यूज करना है यहाँ पे हमें इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो जब आप इसको देखेंगे तो आपको क्या याद आएगा कि हमें सीरीज में क्या करना है, फिशेज है, फिर हमें एम्फीबियंस बनाना है, फिर हमें रेप्टाइल्स बनाना है, ठीक है। और बर्ड्स का नंबर जो है वो मैमल से, जैसे हम यहाँ पे आपको पता है कि इसके बाद वाले पोर्शन में जब हम जाएंगे और जब हम अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, मैं रफ करके बताती हूँ। जैसे होता है ना कि हम किसी चीज को बनाने वाले होते हैं तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, यहाँ मुझे फिशेस बनाना है, ये हिस्सा जो है मुझे एम्फीबियंस को देना है, ये रेप्टाइल्स को देना है, ये बर्ड्स को देना है और ये मैमल्स को देना, मैं ये बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। जब आप एग्जाम में बनाने वाले होंगे पाई चार्ट, तो मैंने तो आपको सिखाया है कि इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो मैं तब से यही बोलना चाह रही हूँ कि ये बात तो आपके दिमाग में होगी कि मुझे यहाँ फिशेस लिखना है, या एम्फीबियंस, यहाँ रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। नहीं होगा तो पेंसिल से ड्रॉ करके बाद में उसको रब कर दीजिएगा, या बना भी रहे तो क्या दिक्कत है। एग्जामिनर को बात समझ आएगी कि नहीं भाई बच्चे को याद था तो यहाँ पे लिखा है उसने उसी से बनाया, बाद में तो मैं वैसे ही लिखना है, ठीक है। तो अब आपने दूसरी सीरीज भी याद कर रखी है कि फिशेस का नंबर सबसे ज्यादा है और इसके बाद जो नंबर है वो बर्ड्स का है। मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, स्पाई चार्ट को बनाने के लिए, क्योंकि मैं आपको रटाना नहीं चाहती, आप एग्जाम में सीधा जाके इसको बनाइए, ये मेरा पर्पस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मैंने यहाँ पे बर्ड्स लिखा, ये जो क्या लिखा मैंने यहाँ पे, बर्ड्स लिखा, ठीक है। तो बर्ड्स जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको थोड़ा ज्यादा पोर्शन दूंगी। ये देखिए, ये बोलना चाह रही हूँ मैं, ये दे दिया मैंने। अब आपने क्या सीखा, अभी अभी सबसे ज्यादा नंबर फिशेस का है, फिर बर्ड्स का है, फिर रेप्टाइल्स का है, फिर एम्फीबियंस का है, फिर मैमल्स का है। तो बर्ड्स की कंपैरेटिवली परसेंटेज रेप्टाइल्स को जो है आपको थोड़ा सा कम देना है और इस एम्फीबियन को मैमल से ज्यादा देना है, समझ गए आप। तो थोड़ा सा एम्फीबियन को क्या करेंगे यहाँ पे, मैमल से ज्यादा बढ़ा देंगे। अब देखिए एकदम परफेक्ट हो गया ये। मेरी बात समझ आई है आपको जो मैं बोलना चाह रही थी तब से। तो अब जब आप इसको देखेंगे तो ये आपको क्या होगा, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये सर्कल ही गायब हो जा रहा है इसको रब कर देने से। अच्छा रहने दीजिए, रफ में मेरा रहने देती हूँ, हाँ। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ये आपने पहले इमेजिन किया कि मुझे कहाँ पे क्या अरेंज करना है, और ये परसेंटेज वाला आपने एरिया कैसे बिठाया। अब अगर मैं इसको देख के आपसे क्वेश्चन पूछूं तो पहले लिख लेते हैं हम लोग क्या क्या हमने मार्क करा है यहाँ पे, है ना। चलिए, ये आपका फिशेज वाला पोर्शन है, देखिए ये रहा फिशेज, ठीक है, एम्फीबियंस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा देना है, फिशेज, एम्फीबियंस,
reptiles, birds and mammals। ठीक है, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये वर्टिब्रेट्स के लिए पाई चार्ट आपने याद भी कर लिया, इसको बिठा भी लिया। और अगर आपको इसकी सीरीज याद करनी है तो ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। ये इससे नीट में बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मोस्ट एबंडेंट वर्टिब्रेट का नाम फिशेस, लीस्ट कौन है, मैमल्स है। इत्तेफाक से ये दोनों यहाँ पे मैच कर रहा है, बट बीच वाले यहाँ पे चेंज है ये। ठीक है, किसका नंबर बर्ड से कम है और एम्फीबियन से ज्यादा है? आपको ऑप्शन में सब दिए जाएंगे, रेप्टाइल्स को मार्क करना है। तो इस सीरीज से आपको क्या करना है, और इसको देख के हमने पाई चार्ट बनाया, हमने इस्तेमाल दोनों का किया है। इसको हमने, जो हम यहाँ से यहाँ बिठा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, इसको फिट करने के लिए हमने क्या किया, ये जो हमने यहाँ पे फिट करा, तो सीरीज ऑफ इवोल्यूशन ही तो लगाया हमने यहाँ पे, जो मैंने आपको सिखा दिया कि इसको आप क्या कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर दीजिए। तो ये किसके लिए था, आपने किसके लिए सीखा है, वर्टिब्रेट्स के लिए। तब तक, जब तक मैं समझा रही थी, तब तक अगर आपने नहीं बनाया तो नोटबुक में आप इसको एक बार बिना देखे हुए बना लेंगे। ठीक है, ड्रॉइंग कर लीजिए, इसको बना लीजिए लगे हाथ, बाद में तो बनता रहेगा, बुक में तो सारी चीजें अवेलेबल है। ये वर्टिब्रेट्स आप सीख गए। अब नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे हम लोग। ठीक है, ये पाई चार्ट भी आपको याद करा दिया मैंने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए, ये है यहाँ पे आपको इनवर्टिब्रेट्स याद हो गया, काफी आसान था, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। वर्टिब्रेट्स मैंने आपको आज की क्लास में सिखाया। एक छोटे से पाई चार्ट के लिए मैं इतना लेक्चर इसलिए दे रही थी ताकि आपको ये क्लास में अभी के भी याद हो जाए। ठीक है, प्लांट्स वाले पे चलते हैं हम लोग। इसको भी अरेंज करना बहुत आसान है। हाँ, ये बात है कि 9th क्लास और 11th क्लास जो डिस्ट्रीब्यूशन था, या फिर जैसे इन्वर्टिब्रेट्स की कैटेगरीज में आपने कुछ नाम सीखे थे, जैसे मैंने आपको सिखाया यहाँ पे कि जो लार्जेस्ट फाइलम है वो अर्थ्रोपोडा है, तो इंसेक्ट्स बिठाया आपने उसके लिए। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम मोलस्का है, तो उसको फिट किया। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको वर्टिब्रेट्स का नाम ही नहीं याद, वो 5 वर्टिब्रेट का नाम लिख ही नहीं सकता है, उसको मैं दे दूं एग्जाम में, बोलूं चलो ये पाई चार्ट बना के दिखाओ, बच्चा बना ही नहीं सकता। एग्जैक्टली उसी तरीके से इस अरेंजमेंट को वही स्टूडेंट थ्रो कर सकता है जिसको ये याद हो कि जब हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे प्लांट्स की कैटेगरी का, तो वहां पे हम क्या क्या पढ़ रहे थे, वही सारी चीजें यहाँ पे भी है। थैलोफाइट्स मतलब एल्गी, ब्रायोफाइट्स मॉसेस, टेरिडोफाइट्स फर्न्स एंड एलीज। ठीक है, देन आपके पास क्या था वहां पे, एंजियोस्पर्म्स जो फ्लावरिंग प्लांट्स थे। तो सारा डिस्ट्रीब्यूशन तो आप तब बिठाएंगे ना जब आपको नेम याद हो इसके, या कौन किसको बिलोंग करता है। तो इसको जब आप याद करेंगे तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, इसको समझना भी बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, इसके सामने ही मैं आपको इसको बनाना या ड्रॉ करना सिखाती हूँ। इसको बनाने के लिए या इसको ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से समझिए, मैं याद करा देती हूँ इसको भी आपको। क्या किया आपने, सबसे पहले वैसे ही एक सर्कल बनाया। ठीक है, जैसे हम बना रहे थे, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, और बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, अब इतना आजू बाजू लिखना भी तो पड़ेगा। देखिए, इस प्लांट के लिए हम लोग अब पाई चार्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक, अगर हम एक सेंटर यहाँ पे देते हैं, पहले हमें पता है कि जब आप इसको बनाने जा रहे हैं तो एक आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे डिसाइड कर लीजिएगा इसका सेंटर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, है ना। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे इसका सेंटर डिसाइड कर दिया कि यही हमारा सेंटर है, इधर से ही हम सारी चीजें फिक्स करने का काम करेंगे। ठीक है, अब सबसे आसान सी बात, जो हम प्लांट कैटेगरी पढ़ रहे थे, या जिस प्लांट कैटेगरी की हम पढ़ाई कर रहे थे या सीख रहे थे, ठीक है, तो उस प्लांट कैटेगरी में खासियत क्या थी, मैं यहाँ पे लिखती हूँ। प्लांट्स का जो आप क्लासिफिकेशन देख रहे थे, प्लांट्स, प्लांट किंगडम पढ़ा था आपने क्लास 11th में, नहीं याद हो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। हेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स,
and angiosperms। इसकी भी 5 कैटेगरीज हैं जो आपने सीखा है, इसका हम लोग यूज करेंगे वहां फिल करने के लिए। और थोड़ा सा हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को रेफर करेंगे। रीजन क्या है, हमने वहां पे फंजाई को भी प्लेस किया हुआ है ना। तो सबसे पहले फर्स्ट कैटेगरी आपको पता है क्या है, एल्गी और थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, देन फोर्थ नंबर इज जिम्नोस्पर्म्स। और अभी जो आपको एबंडेंस में वहां नजर आ रहा है दैट इज एंजियोस्पर्म्स। आपको याद होगा मैंने आपको डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ाया था। एंजियोस्पर्म्स के अंदर ये पॉलिनेशन के लिए एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि इन सब में से अगर कोई आपसे पूछता है कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो फ्लावरिंग प्लांट्स को कैरी करता है, आंसर इज एंजियोस्पर्म्स। आंसर क्या है आपका? अब ये लिखने का मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों लिख रही हूँ तो आपको पता है। फ्लावर होने से फायदा ये होता है कि पॉलिनेशन उसका अच्छे से होगा। पॉलिनेशन जब अच्छे से होगा तो उसका बेनिफिट क्या होगा, पॉलिनेशन होने से बेनिफिट ये होता है कि उसका नंबर ज्यादा होता है। पॉलिनेशन होने से बेनिफिट क्या होता है, जिसका पॉलिनेशन ज्यादा होगा उसका नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो फ्लावरिंग प्लांट्स बिलोंग करते हैं इसको। ठीक है, देन मोस्ट एडवांस्ड इवोल्यूशन की सीरीज है ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे आपको, सीरीज ऑफ इवोल्यूशन बनाया है। ठीक है, ये टी में बार बार कट कर रही हूँ, गायब कैसे हो रहा है यहाँ से, हाँ मिस हो गया तो वहाँ पे। अब देखिए फ्लावरिंग प्लांट्स है। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा गया मोस्ट एडवांस्ड प्लांट, तब भी यही है, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट कैटेगरी कर देती हूँ। मोस्ट एडवांस्ड प्लांट कैटेगरी वो भी यही है। ठीक है, दूसरी, नेक्स्ट आगे थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग, रिसेंटली इवॉल्व। रिसेंटली इवॉल्व। एक और बात लिख सकते हैं हम लोग, क्या देखा अभी अभी आपने पाई चार्ट में, मोस्ट एबंडेंट प्लांट कैटेगरी। एडवांस्ड भी है, रिसेंटली इवॉल्व भी है, और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला मोस्ट एबंडेंट प्लांट कैटेगरी। परफेक्ट हो गया, ये सब कुछ लिख लिया आपने इसके बारे में। सिर्फ एक सीरीज आपने लिखा है, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें आपने मेंशन कर ली यहाँ पे। ठीक है, तो यही मैं बोलना चाह रही थी, तब से यही बोल रही थी, बार बार रिपीट कर रही थी। जो आपने ये देखा होगा तो और आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब इतना जो पोर्शन है यहाँ पे, ये देखिए एंजियोस्पर्म्स यहाँ से यहाँ तक इसमें ड्रॉ किया गया है। तो जितनी भी प्लांट कैटेगरीज है, थैलोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स है, देन उसके बाद क्या है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म को यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, कुछ इसके टिमेटिक्स भी हैं, आगे जाके अभी मैं बताऊंगी आपको। जैसे प्लांट कैटेगरी की पढ़ाई कर रहे हैं बट हमने लाइकेंस को भी यहाँ पे जगह दे दिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने क्या पढ़ा था, लास्ट में आप लाइकन पढ़ रहे थे और वहां पे साफ साफ ये बात लिखी हुई थी कि आर एच विटेकर साहब को इसके लिए कोई जगह नहीं मिली, तो इसको आउट कर दिया वहां से। तो लाइकेन आप अलग से पढ़ रहे थे, विरोइड्स, माइक्सिस, ये सब एक्स वाई जेड आप पढ़ रहे थे। ठीक है, फंजाई को भी हमने इसमें इंक्लूड करके रख दिया क्योंकि सब डिमेरिट है। बट हाँ, एक बात है कि इस पाई चार्ट को बनाने के लिए जो चीजें आपको अपने दिमाग में चाहिए उतना मैं बता देती हूँ आपको, आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमने सेंटर अपॉइंट किया यहाँ पे। ठीक है, सेंटर को अपॉइंट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे दूसरी बात का जो ध्यान रखना है, फर्स्ट हाफ में जो एबंडेंस वाला पोर्शन है वो दे देना है आपको।
फर्स्ट हाफ में मतलब सबसे ज्यादा जो यहाँ पे पाया जा रहा है वो पोर्शन आपको किसको देना है, एंजियोस्पर्म्स को देना है। ठीक है, ये मेरा बोलने का मतलब है। तो अब हमें क्या करना है, ये देखिए थोड़ा सा बीच में नैरो स्पेस, ताकि दूसरी चीजों को भी हम थोड़ा सा स्पेस दे पाए। थोड़ा सा इसको टिल्ट कर देंगे राइट साइड में, और इधर से भी इसको राइट साइड में थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। इसको मैं इधर से देती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से थोड़ा सा इधर भी टिल्ट करना है आपको। तो ये फर्स्ट हाफ वाला ये जो मेजर पार्ट है आपको किसको देना है, एंजियोस्पर्म्स को। इतने लेक्चर देने के बाद आपको याद हुआ ही होगा, मैं 100% श्योर हूँ। ठीक है, तब से मैं लगातार आपको यही बता रही हूँ कि एंजियोस्पर्म्स मोस्ट एडवांस्ड है, सबसे लास्ट में इवोल्यूशन हुआ है इसका। इसका सबसे ज्यादा नंबर इसलिए है क्योंकि ये पॉलिनेशन के बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर 2 में पढ़ा रखा है। ठीक है, तो ये जो पार्ट है वो आप किसको देंगे, एंजियोस्पर्म्स को देंगे। ये पार्ट आपको किसको देना है, एंजियोस्पर्म्स को देना है। एंजियोस्पर्म्स याद हो गया आपको, एक तो याद करा दिया मैंने आपको। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के बाद होता ये है कि जब किसी डायग्राम को कोई बच्चा बार बार रिपीट करके ध्यान से देखता है ना, तो उसमें से बहुत सारी चीजें उसको याद हो जाती है। ठीक है, अब इस पाई चार्ट में आपको करना क्या है, ऊपर जो आपने ये नैरो जोन छोड़ रखा था, ठीक है, उसमें आपको पहले 2 इक्वल पार्ट के 2 नैरो जोन बना लेने हैं। ये मेरा बोलने का मतलब, देखिए इतना बना लीजिए पहले, 2 नैरो जोन जो है ये आपने बना लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देन क्या है, इसके बाद थोड़ा सा आपने इसको इधर टिल्ट कर ही रखा था नीचे वाले को। फिर आपको क्या करना है, अब ये जो कंप्लीट है, इतना जो आपने यहाँ पे लेंथ लिया है उससे थोड़ी लेंथ क्या करनी है, इसको इधर साइड आपको इंक्रीज कर लेनी है। ये आपने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा आपने हल्का सा इंक्रीज कर दिया। फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका क्या काम है, नैरो से भी नैरो, जो सबसे नैरो जोन होगा ना लाइकेंस के लिए, वो आप यहाँ पे बना लेंगे। किसका बनाएंगे आप, यहाँ पे लाइकेन का बनाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एंजियोस्पर्म्स हमने लिख रखा है। ठीक है, और दूसरी जो आप बार बार आज तक जो आप पढ़ाई करते चले आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग दूसरी बात आपको क्या पता है ऑलरेडी, कि जो फंजाई है उसकी खासियत क्या है। जब मैं आपको 5 किंगडम पढ़ा रही थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, तो उसमें आपने बार बार ये बात सीख रखी है कि फंजाई जो है ये कॉस्मोपॉलिटन ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसका रीजन ये है कि सिर्फ आप इसको ऑप्टिमम टेम्परेचर और थोड़ा सा मॉइस्चर दे दीजिए, ये मुंह उठा के कहीं भी अपने आप को ग्रो कराना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स और फंजाई दो चीजों को फिल करके पहले बैठ जाइए, फिर याद कीजिए। फिर याद कीजिए, मैंने आपको 5 प्लांट कैटेगरीज बताई हैं, ये जो आपको याद है ऑलरेडी। ठीक है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स को वहां जगह नहीं दी गई है, एंजियोस्पर्म्स आप लिख रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे थैलोफाइट्स को, एल्गी बिलोंग करता है। एल्गी की खासियत ये है कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगहों पे एल्गी जो है बहुत इजीली अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। एल्गी की एक खासियत है, एल्गी मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, ALGAE। एल्गी प्लूरल होता है, एल्गा सिंगुलर होता है, तो एल्गी ही लिखेंगे यहाँ पे, सबके लिए हम लिख रहे थे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ये है कि मैं स्टूडेंट को बोलती हूँ कि जब कभी एग्जाम में भूल जाओ कि एल्गी को हमने मार्क किया, प्लांट के सबसे फर्स्ट कैटेगरी एल्गी, देखिए प्लांट की फर्स्ट कैटेगरी एल्गी और लास्ट कैटेगरी एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कैटेगरी जो एल्गी है उसको आपने सबसे नीचे ब्रॉड वाले जोन में जगह दी है, और जो सबसे लास्ट कैटेगरी है उसको आपने राइट साइड में जगह दी है। ठीक है, ये मेरा बोलने का मतलब है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि इस नैरो जोन में होता है ना कि आप भूल गए एग्जाम में इस नैरो जोन में क्या फिल करें, तब आपको ये कहानी याद करनी है कि मैंने आपको सिखाया था कि एल्गी और फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। याद आया? तो ये नैरो जोन जो है वो आपको किसको दे देना है, ये नैरो जोन जो आपने यहाँ पे बना रखा है ये लाइकेंस को दे दीजिएगा। किसको देना है आपको, LICHENS। देखिए इस पाई चार्ट में 1 2 3 4 4 लेवल्स मैंने आपको याद करा दी बड़ी आसानी से स्टोरी फॉर्म में। ठीक है, थैलोफाइट्स पहला वाला भी आपने फिल कर दिया, लास्ट वाला भी फिल कर दिया, एंजियोस्पर्म्स भी फिल कर दिया। ठीक है,
फिर यहाँ पे बात आती है ब्रायोफाइट्स की। ब्रायोफाइट्स की जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें आपने लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस लिखा था। आप मॉसेस भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ब्रायोफाइट्स लिख सकते हैं, बट उसमें भी स्पेशली मॉसेस का नंबर जो है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये आपके हाथ के लेफ्ट साइड वाला जो जोन है वो आपको किसको देना है, मॉसेस को देना है। ये आपको किसको देना है, ये वाली जो जगह है वो आपने मॉसेस को दे रखी है, MOSSES, मॉसेस। ठीक है। और फिर यहाँ पे टेरिडोफाइट्स की बात आती है, हेलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स की जब बात आती है तो वहां पे आपने उसमें क्या पढ़ाई करी थी, फर्न्स एंड एलीज, फर्न्स एंड एलीज। ठीक है, हो गया ये, फर्न्स एंड एलीज। तो ये आपने यहाँ पे क्या सीखा, ये प्लांट के लिए आपने पाई चार्ट सीखा, जो कि मेरे ख्याल से मैंने आपको याद करा दिया यहाँ से यहाँ तक पूरा। इसको अब आप नोटबुक में रफ में बना के देखेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इजीली फिल कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया है, आपको याद हो गया होगा इसको ऑलरेडी, उसी तरीके से फटाफट ड्रॉ करके देख लेंगे कॉपी में एक बार। चलिए, ये हो गया, इसको भी याद करा दिया, मैं ऊपर प्लांट्स मेंशन कर देती हूँ। तो पाई चार्ट आपने याद कर लिया। अब कुछ हम लोग इनके डिमेरिट्स के बारे में बात करते हैं। ये प्लांट्स के बारे में, ठीक है। ये पाई चार्ट नंबर 1, पाई चार्ट नंबर 2, पाई चार्ट नंबर 3, तीनों आपको याद हो रखा है। आप देख लीजिएगा, किसी भी बच्चे से पूछ के, किसी को याद नहीं होगा, सोच रहे होंगे अच्छा क्या है ये, तो देखने में कुछ है ही नहीं, इसको एग्जाम टाइम में याद कर लेंगे, कभी याद नहीं होता। रट के अगर आप सोचेंगे कि हम इसको बना लेंगे एग्जाम में, इम्पॉसिबल है, कोई बच्चा इसको रट के कभी बना ही नहीं सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता है, कहाँ किसका क्या नंबर आपको फिल करना है, वो वही बच्चा समझ सकता है जिसके पास ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है ना। तो मैंने आपको ये प्लांट कैटेगरी सिखाई थी इस पाई चार्ट को बनाने के लिए। ये सब 9th या 11th क्लास की बातें हैं, कुछ नया मैंने इसको नहीं सिखाया है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीनों पाई चार्ट आपको मैंने याद करा दिया। अब देखिए आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो ये कुछ डिमेरिट्स हैं इसके। ये क्या है, इसको हम लोग डिमेरिट्स के अंदर काउंट करते हैं। क्या है ये सब, डिमेरिट्स ऑफ, या डिमेरिट्स या ड्रॉबैक जो बोलना है आपको, डिमेरिट्स ऑफ पाई चार्ट्स ऑफ ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके ये सब क्या है यहाँ पे, डिमेरिट्स। देखिए पहली चीज, कहीं पे भी किसी भी पाई चार्ट को देख के आपको ऐसा फील हुआ क्या कि यहाँ पे प्रोकैरियोट को अलग किया गया है और यूकैरियोट को अलग किया गया है? नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का कोई सेपरेशन नहीं किया। शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डोंट गिव एनी फिगर्स फॉर प्रोकैरियोट। यूकैरियोट कुछ ऐसा स्पेशल करके तो था ही नहीं। ठीक है, दूसरी चीज, biologists are not sure about how many prokaryotic species there might be, कितने हो सकते हैं, कितने हैं, कुछ उनको पता ही नहीं है। ठीक है, the problem is that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are simply not culturable under laboratory conditions। तो ये सब डेटा जो है उनके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है। और एक और चीज यहाँ पे आपको बताई जा रही है, इफ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions। अगर हम किसी एक स्पीशीज को पकड़ के उसके बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया को देखते हुए स्पीशीज के बारे में अगर हम डिटेल निकालना स्टार्ट करते हैं तो उनका नंबर खुद ही क्या हो सकता है, वो मिलियंस में जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल फंजाई का दूं,
ठीक है। तो फंजाई के बारे में, क्योंकि जब हम इस पाई चार्ट को देख रहे थे, मेरी बात समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। देखिए हम इस प्लांट वाले पाई चार्ट को निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्लांट वाला जो आपको पाई चार्ट नजर आ रहा है, तो इसी में अगर आपको ड्रॉबैक निकालना हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई हम तो बना रहे थे प्लांट का, फंजाई क्यों लिखा हमने यहाँ पे। दूसरी बात, ग्लाइकेन कैसे आ गया यहाँ पे। तीसरी बात, यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स कहाँ गए। तो ये सब क्या है, यहाँ पे इसके ड्रॉबैक्स है, डिमेरिट्स है। हम बना तो रहे ठीक है, लेकिन हमने इन सब के बीच में देखा कौन कितना पाया जा रहा है, कोई प्रॉपर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन उनके बीच में अवेलेबल नहीं है। ये खासियत है किसकी, इस पाई चार्ट में इतने जो यहाँ पे अवेलेबल है उनके बीच का नंबर पता चल रहा है, कौन ज्यादा है कौन कम है। जैसे मैंने आपको वर्टिब्रेट्स के केस में यहाँ पे सिखाया था, ये जो वर्टिब्रेट्स का केस है, हाँ इसमें पता चल रहा है किसका नंबर ज्यादा है, किसका उससे कम है, किसका उससे कम है, किसका उससे कम है। लेकिन सबके बारे में क्रिस्टल क्लियर अगर हम सारे पाई चार्ट के बारे में सोचे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे ही उठा के कहीं से भी कुछ भी यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। तो ये पेज आपको यही बता रहा है। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनेशन में, तो अब आपके पास डेटा आ रहा है। ये डेटा जो है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये सब कॉपीराइटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे साफ साफ दिख भी रहा है और आपसे पूछा भी जाता है। उसका डेटा हम लोग यहाँ पे नोट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पूरे जब हम ग्लोबल डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो डाइवर्सिटी तो तब होगा ना जब आप उसको क्या कीजिएगा, लैंड एरिया प्रोवाइड कीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि इंडिया के पास जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके पास क्या है, ओनली 2.4%, ओनली 2.4% of the world's लैंड एरिया। जगह दीजिएगा तभी वो सरवाइव करेगा वहां पे, लेकिन इसके पास मात्र सिर्फ 2.4% ही लैंड का एरिया अवेलेबल है। लेकिन अगर ये 2.4% है और इसके पास बायोडाइवर्सिटी भी अगर 2.5, 2.6 या 1.8, 1.9 समथिंग इस तरीके से होता, तब तो बात समझ आती। लेकिन ये अपनी कैपेबिलिटी से भी ज्यादा, या फिर जब हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो इसके पास जो डेटा है वो 8.1% का जाता है। हालांकि आज के डे में ये 8.1% से कम हो चुका है, बट हम लोग इस डेटा को अभी फॉलो कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे अभी, ठीक है। लेकिन इसके पास जो ग्लोबल डाइवर्सिटी है, दैट इज, ऐसे कर देते हैं, इंडियाज ग्लोबल डाइवर्सिटी, इंडियाज ग्लोबल डाइवर्सिटी, ग्लोबल डाइवर्सिटी ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है, ये आपको याद रखना है 8.1%, ठीक है। ये कितना है इसके पास, 8.1% है। ये देखिए दो डेटा है आपके पास। इंडिया के पास लैंड का एरिया कितना है, मात्र 2.4%, ठीक है। लेकिन ग्लोबल डाइवर्सिटी कितनी है इसके पास, 8.1%, ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उसमें से एक इंडिया को काउंट किया जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया क्या है, सो इंडिया को हम क्या काउंट करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द one of the 12 mega diversities mega diversity countries of the world, ठीक है।
अब यहाँ पे जब हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में डेटा रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो अगर हम, क्योंकि आपको पता है कि पूरे बायोस्फीयर में, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखिए, अगर हम अपने पूरे बायोस्फीयर में बात करें, बायोस्फीयर में, तो आपको पता है कि वेजिटेशन के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लोरा वर्ड यूज करते हैं और एनिमल्स के लिए फौना वर्ड यूज करते हैं। फ्लोरा वर्ड हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? प्लांट्स के लिए। और फौना वर्ड हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो इसमें से भी खासियत क्या है कि अगर प्लांट्स की टोटल स्पीशीज, मतलब प्लांट का नंबर नहीं है ये, ठीक है, तो नियरली 45,000, नियरली 45,000 स्पीशीज, ये कितना है? नियरली 45,000 स्पीशीज। ठीक है, लेकिन इसका डबल है एनिमल्स की। जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स क्या है? इसके डबल है। ये क्या है? ट्वाइस। इसका जो है 45,000 का, ये क्या है? डबल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक रॉबर्ट मे साहब का नाम आता है बार बार। इकोलॉजी हम जब तक पढ़ेंगे ना, इनका नाम हर जगह आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, if we accept May's global estimates, only 22% of the total species have been recorded so far। मतलब टोटल जो है उसमें से मात्र 22%, 22% को हमने रिकॉर्ड किया है। Applying this proportion to India's diversity figures, we estimate that there are probably more than 1 lakh plant species and more than 3 lakhs animal species। ठीक है, ये टू बी डिस्कवर्ड, ये बता नहीं रहा है आपको, बताया नहीं जा रहा है कि इतने हैं, ये बोला जा रहा है कि इतना और ढूंढा जाना है जिसको हमने डिस्कवर नहीं किया है। तो गलती से भी इसको ये नहीं समझ लेना कि यही डेटा है। ये तो वो डेटा है जो हमने अभी तक ढूंढा ही नहीं। अगर मिल भी गया है कुछ, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनका अभी तक नामकरण भी नहीं हुआ है, नोमेनक्लेचर भी नहीं हुआ है, आइडेंटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। ठीक है, would we ever be able to complete the inventory of the biological wealth of our country? Consider the immense trained manpower, taxonomists, and the time required to complete the job. The situation appears more hopeless when we realize that a large fraction of these species faces the threat of becoming extinct even before we discover them। मतलब पता चलेगा कि हम उसको खोजना चाह रहे थे, हमें उसको खोजना है, हमें उसको ढूंढना है, हमें उसका नामकरण करना है, उसके पहले वो बेचारा गायब हो गया। एक्सटिंक्ट मतलब डायनासोर्स की तरह वो गायब हो जाएंगे, फिर वो उसकी एक भी स्पीशीज ढूंढने से आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी इज बर्निंग इवन बिफोर वी कैटलॉग द टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। ये पेज के फॉर्म में ऐसे करके लिखा हुआ है। ये पता है किसको बोला जा रहा है? नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी। ये जो हमारे अर्थ पे, हमारे बायोस्फीयर में जो सारे ऑर्गेनिजम्स की इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी अवेलेबल है, उसको यहाँ पे नेचर्स बायोलॉजिकल लाइब्रेरी बोला जा रहा है। बर्निंग वर्ड किसके लिए यूज किया जा रहा है? एक्सटिंक्शन के लिए यूज किया जा रहा है, जो धीरे धीरे करके क्या किया जा रहा है? वो गायब हो रहा है। कैटलॉग किसके लिए बोला जा रहा है? जिसको हम ढूंढ के अपने किताबों में जगह दे चुके हैं, हमने जिसको प्लेस कर रखा है, उसके लिए कैटलॉग्ड वर्ड यूज किया जा रहा है। टाइटल्स ऑफ ऑल द बुक्स स्टॉक्ड देयर। और आपने जो सारे वहाँ पे डेटा को वहाँ नोट करके रखा हुआ है, मेंशन किया है, उनका नोमेनक्लेचर किया है, आइडेंटिफिकेशन किया है, डिस्क्रिप्शन किया है, इसलिए ये बात बोली जा रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको घुमा के लाइन यहाँ पे लिखी जा रही है, जो कि मैंने आपको समझाया। ये लाइन जो यहाँ पे अवेलेबल है वो एक्चुअली आपको बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बिल्कुल? अब इसके आगे हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए, अब हम लोग पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पे चलेंगे। किस पे चलेंगे? नेक्स्ट जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है, आसान सा ही है, बट हाँ ये है कि डेटा बेस्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, थोड़ा इसको ध्यान से देखना पड़ता है। और कोई बात नहीं है, यहाँ जो एक्स्ट्रा ये है, सारी चीजें डेटा जो एटलीस्ट आप नोट कर लीजिए,
इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, कुछ फेरबदल आपको नहीं करना है। अभी आप जिस नीट के एग्जाम में बैठेंगे वहां आपको इसी डेटा के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। उसको आपको वेरी नहीं करना अपनी मर्जी से कि हाँ भाई ठीक है हमने यहाँ पे अभी तक लिखा है, अब हम कुछ भी चेंज करके लिख देते हैं। हमने गूगल से सर्च किया है, ये डेटा अभी हमारे पास, आपको ये सारा डेटा थोड़ी मिलेगा। अभी जब आप सर्च करेंगे तो वो डेटा जो चेंज है, लेकिन हम उसको नहीं मेंशन करेंगे, जो हमारी बुक में अवेलेबल है अभी हम उसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हम लोग यहाँ पे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी जब देखना स्टार्ट करेंगे, उसमें सबसे पहले हम लोगों को जो समझना है दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। क्या समझना है हम लोगों को? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। ग्रेडियंट वर्ड मतलब क्या होता है, अगर हमें इसको समझना है तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हम यहीं से अराइज करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट। फिजिक्स में भी आप ग्रेडियंट वर्ड सुनते हैं, केमिस्ट्री में भी ग्रेडियंट वर्ड सुनते हैं, बायो में भी सुन रहे हैं, बाकी कहीं पे भी बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं जहाँ पे आपको हमेशा हर जगह पे ग्रेडियंट वर्ड जो है वो सुनने को मिलता ही मिलता है। क्या रीजन है इसका? ग्रेडियंट वर्ड आप क्यों यहाँ पे अलग से सुन रहे हैं? देखिए, आपको यहाँ पे जो ग्रेडियंट वर्ड बताया जा रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। जैसे आपने सुना होगा प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट फिजिक्स में ये बहुत कॉमन है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट केमिस्ट्री में भी है, बायो में भी, जगह जगह पे आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे तो आयनिक जो वहाँ पे आप ग्रेडियंट देख रहे थे आप लोग, हर जगह ये सुनते हैं। लेकिन हम यहाँ पे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स की बात कर रहे हैं। रीजन ये है कि जब हम अपने ही अर्थ के ऊपर, जब हम लोग क्या करते हैं, अपने ही अर्थ के ऊपर जैसे जैसे हम यहाँ पे लैटिट्यूड बदलना स्टार्ट करते हैं, हम कहीं पे भी जाएं, जब आप इक्वेटोरियल जोन पे होंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी दूसरी होगी, जब आप पोलर रीजन पे जाइएगा वहां डाइवर्सिटी दूसरी होगी पोलर जोन में, यहाँ पे डाइवर्सिटी क्या होगी, दूसरी होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे बदल रही है, चेंज हो रही है। कैसे, किसकी वजह से चेंज हो रहा है? ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की वजह से चेंज हो रहा है। किसकी वजह से चेंज हो रहा है? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट की वजह से चेंज हो रहा है। और ये किसकी वजह से चेंज हो रहा है? तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी में जाके इन करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपका जो पूरा कंप्लीट सोलर सिस्टम है वो अपनी रनिंग के अकॉर्डिंग इस पूरे हमारे अर्थ पे इस चीज को डिफर करते हैं कि हमारे अर्थ की किस जोन को कब, कितना, कितने समय के लिए सोलर एनर्जी मिलेगा। पता है आपको, सोलर एनर्जी उसको अवेलेबल होगा, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बायोडाइवर्सिटी। आप कहीं पे किसी जगह पे कितने इंटेंसिटी के साथ, मतलब ये भी तो जरूरी है ना, इंटेंसिटी भी सही होनी चाहिए। पता चला इतनी इंटेंसिटी कि वहां कोई रह ही नहीं पा रहा, जल के खाक हो जाएगा, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो तभी मैं यहाँ पे ये भी बोल रही हूँ कि वो इंटेंसिटी भी देखना पड़ेगा कि कितने उसको सोलर इंटेंसिटी की वहां पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जब हम लोग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स को देखना स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी का जो पैटर्न है वो सही में चेंज होता है। आप अभी जहाँ बैठे हैं उस जगह के डाइवर्सिटी को सोचिए, और फिर आपको क्या करना है, सहारा डेजर्ट में अपने दिमाग को ले जाना, वहां सोचिए। तो क्या बायोडाइवर्सिटी दोनों जगह पे एक जैसा होगा? क्या बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं उठता है ना। तो ये यहाँ पे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट जो है ये भी इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे अफेक्ट करने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स में लिख लीजिए, all the living organisms, all the
all the living organisms in the biosphere क्योंकि हम लोग यहाँ पे बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं इन द बायोस्फीयर shows an uneven distribution. According to according to latitudinal according to latitudinal gradients. ठीक है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब ही होता है कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, मतलब डिफरेंस है वहां पे। ठीक है, अब एक चीज आपको पता है कि जब हम अपने अर्थ को देखना स्टार्ट करते हैं, किसको देखना स्टार्ट करते हैं, अर्थ को जब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं, एक हम लोग इमेज ले लेते हैं, तो उसमें जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वहां पे ऑर्गेनिजम्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम होता चला जाएगा। एक ये हो गया और एक ये रिप्रेजेंटेशन है जो आपने बचपन में पढ़ा था ज्योग्राफी में। ये देखिए काफी ज्यादा छोटा हो गया, ये लिखा हुआ दिख रहा है। देखिए, तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि जो इक्वेटर है, आप समझ ही रहे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ज्योग्राफी में बचपन में बार बार आपने पढ़ा था, जब आप ऐसे ड्राइंग करते थे बनाते थे ना, तो ऐसे मिड वाला ये पोर्शन ऐसे करके फिर यहाँ पे ऐसे लाइन डालते थे आप, फिर इसको लिखते थे इक्वेटर बचपन में, है ना, याद आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम इस ग्लोब को देखते हैं तो ये इक्वेटर है, इससे ऊपर की तरफ बढ़ते जाइए, किधर जाना है आपको, ये पोलर रीजन है, ये पोलर रीजन है। अब इधर देखिए, यहाँ नॉर्थ पोल है ऊपर और यहाँ साउथ पोल है नीचे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब आप इस इक्वेटर से चाहे तो नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या आप यहाँ से साउथ पोल की तरफ जाएं, तो गारंटी के साथ जो बायोडायवर्सिटी है वो डिक्रीज करेगा। तो जैसे जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ इक्वेटर से किधर जा रहे हैं, ऊपर वाले पोल की तरफ जाएंगे, तब भी बायोडायवर्सिटी डिक्रीजेस एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोलर रीजन। ठीक है, पोलर रीजन की तरफ आप जाइएगा तो गारंटी के साथ वहां पे क्या होगा, जो स्पीशीज का नंबर है या फिर जो बायोडायवर्सिटी है वो कम होगा ही होगा, गारंटी है इस बात की, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट आपको दिया जा रहा है, स्टेटमेंट तो बनाइएगा आप, स्टेटमेंट बनाने में कुछ नहीं है, बस आपको समझ आनी चाहिए। स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, यही मैं आपको बार बार समझा रही थी तब से। वहां पे इमेज लगा हुआ है तो उसी के ऊपर एक लाइन मैं लिख देती हूँ, ये देखिए ये है आपके पास, तो यहीं पे लिख लीजिए, इसको ज्यादा बेटर रहेगा। बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी और स्पीशीज रिचनेस, और स्पीशीज रिचनेस डिक्रीजेज
as we move from Earth's equator towards the पोलर रीजन, ये मैं बोल रही थी, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पे लैटिट्यूड चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो वैसे वैसे स्पीशीज के नंबर पे फर्क पड़ता है। अगर कोई बोले नहीं कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो ऐसा तो इम्पॉसिबल, ऐसा तो होता ही नहीं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से, और एटलस में जब आप देखते हैं तो आपने सीखा होगा उसको देखना, ये काफी आसान है। जैसे आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स लैटिट्यूडनल रेंज ऑफ 23.5 डिग्री नॉर्थ to 23.5 डिग्री साउथ हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। तो जब आप कहाँ पे हैं, जब आप लैटिट्यूडनल रेंज में इक्वेटर के पास हैं, ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ तो 23.5 डिग्री साउथ की तरफ जब आप जाइएगा तो यहाँ पे मोर स्पीशीज इसलिए क्योंकि इक्वेटर के पास है, और वहां से जब आप पोलर जोन की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे स्पीशीज का नंबर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। कोलंबिया की जब हम लोग बात करते हैं, located near the equator has nearly 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species. ग्रीनलैंड की जब हम बात करते हैं, जबकि हम 71 डिग्री नॉर्थ पे जाते हैं, इसके पास सिर्फ 56 स्पीशीज हैं। India with much of its land area in the tropical latitudes has more than 1200 species of birds. रीजन क्या है, जब आप ग्लोब में इंडिया को देखना स्टार्ट करते हैं तो इक्वेटर के पास ही है, बहुत दूर नहीं है ये, जिसकी वजह से फॉरेस्ट इन अ ट्रॉपिकल रीजन लाइक इक्वेडोर has up to 10 times as many species of vascular plants as a forest of equal area in a temperate region like the Midwest of the USA. The largely tropical Amazon rainforest, Amazonian भी बोला जाता है इसको, Amazon rainforest भी बोला जाता है, in South America has the greatest biodiversity on earth. तो बायोडाइवर्सिटी के मामले में इसको हार्ट ऑफ अर्थ बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी के मामले में, ठीक है। इट इज होम टू मोर देन 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, 3,000 species of fishes, 1,300 of birds, 427 of mammals, 427 of amphibians, 378 of reptiles and more than 1,25,000 invertebrates. इससे नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल, सिर्फ इतने डेटा से। अमेजोन रेन फॉरेस्ट का ये जो डेटा है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको मैं इसलिए अलग से नहीं लिख रही क्योंकि मैं इसमें चेंज नहीं कर सकती, और ये जो डेटा है वो एज इट इज बच्चों को याद करना पड़ता है, ठीक है। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named, जो कि पाए तो जाते हैं लेकिन ना तो उसका किसी ने नामकरण किया है, ना उसको किसी ने ढूंढा है कि ये कहाँ प्लेस करें, किधर रखें, कौन से ऑर्डर में डालें, कौन से क्लास में डालें, किस जीनस में डालें, ये सब नहीं हुआ है उसका, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको, इसके बाद की जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग नेक्स्ट डे करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको।